So hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. To like and subscribe our channel for support our community, and please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also qualified in JAM and GATE exam. तो आज का हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ओपैम में फिल्टर का पोर्शन, जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ओपैम में। एंड उससे पहले हमारा जो बेसिक एंड एडवांस चीज़ें होता है ओपैम एंड बाकी सारे चीज़ें में, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपैम का फिल्टर का पोर्शन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की लिस्ट, आप सभी को पता है इन एग्ज़ामों के बारे में। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 15 to 20 मार्क्स पाने के लिए ये क्लास ध्यान से देखते जाइए। तो ये रहा हमारा शेड्यूल फिजिकम एकेडमी की तरफ से, जहाँ पर आपको 3 महीने मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीने के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे हमारे शेड्यूल के मुताबिक जुलाई महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आपको मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का फुल कोर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगस्त महीना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोर्शन लगभग कंप्लीट मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो प्राय आप कह सकते हैं 95% कंप्लीट हो चुका है। एंड जो बचा कुचा फिल्टर का पोर्शन वो कुछ 2-3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। एंड आगे ये सितंबर महीने पर भी ये क्लास हमारा कंटिन्यू रहेगा, एंड आपका IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जहाँ पर आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शेड्यूल आपको बताया गया था कैसे हम आगे बढ़े एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिक पोर्शन जो हमारा था बेसिक, फिर कार्सॉफ लॉ, सर्किट, डायोड एंड बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप वो कोर्स नहीं देखे तो उसमें जाकर अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। एंड ओपैम जो हमारा सबसे एडवांस पोर्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें भी हमने प्राय 80% कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, फिल्टर एंड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड 2-3 क्लासों के अंदर अंदर पूरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है एनालॉग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो उससे पहले एक बात, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो अपना कोई डाउट एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर करने के लिए हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा डेली बेसिस में असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। तो अच्छा स्कोर काटने के लिए एंड IIT जाने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे फिजिकम एकेडमी को, जहां पर आपको पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों के सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का भी हमारा टॉपिक है ओपैम, एंड ओपैम में हम बहुत ही एडवांस पोर्शन पे आ चुके हैं जो है हमारा फिल्टर। तो नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का क्लास भी हम स्टार्ट करते हैं हर दिन के तरह कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब क्वेश्चन का सर्किट दिया गया है। एंड उसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है वो पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, कीप V1 equal to -0.2 volt and V2 equal to 0 volt। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है, वेट अ सेकेंड। तो जिसमें आपको कहा गया है ये जो V1 है ये हमारा है -0.2 वोल्ट का, एंड ये जो V2 है हमारा ये है आपका 0 वोल्ट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
33 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा है हुआ है एंड V2 के साथ 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल जो अक्सर क्वेश्चन में होता है, वैसा ही ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम जो इन्वर्टिंग करते थे या नॉन इन्वर्टिंग करते थे उसमें क्या होता था, एक वोल्टेज सोर्स होता था एंड उससे जुड़ा हुआ एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल में दो वोल्टेज सोर्स दिया गया है एंड दो रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करें, इसमें हम कैसे ढूंढ पाए कि वो इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग। तो इसमें बेसिकली आप ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान होगा अगर आप इसका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से करें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीडबैक तो है, फीडबैक प्रेजेंट है और ये ग्राउंड है, तो इसके कारण VGC यानी कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, ये पॉइंट अगर हमारा 0 वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें भी वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो ये पॉइंट को हम A पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट और ये जो पॉइंट इसको B ले लेते हैं। तो A एंड B पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट को हम एक ही ले सकते हैं, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 0 ले सकते हैं। मतलब A पॉइंट पे अगर 0 वोल्ट हो तो B पॉइंट पर भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल नोडल एनालिसिस अप्लाई करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। नाउ अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लेंगे। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, आपका KCL ही होता है, जिसका आपको कैलकुलेशन करना होता है सम ऑफ करंट जो इक्वल होता है 0। तो ये कर लेते हैं। तो A पॉइंट का वोल्टेज हम पहले VA से ही लिखते हैं। ठीक है, तो VA माइनस V1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है आपका 33 प्लस VA माइनस V2 डिवाइडेड बाई कितना 10 प्लस VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना 330 किलो ओम, ये कितना होगा इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन या फिर इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो हमारा क्या क्या वैल्यू था, VA हमारा 0 वोल्ट था, हम किससे पाए इसको, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, और बाकी तो दोनों वैल्यू हमें दिया गया है। तो वैल्यू लिख लेते हैं। तो 0 माइनस V1 कितना है माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, अब इसमें क्या होगा, VA तो हमारा 0 है माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 330 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो सकता है 0 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं 0 डिवाइडेड बाई 10 या भी कोई इंटीजर हो तो वो हमें इन्फानाइट देता है। ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, जैसे कि हमारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। क्या लेते थे, अगर हमारा सर्किट ऐसा हो जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका बैटरी है एंड यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहते थे इसमें ही सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये कहते थे। तो इसमें भी क्या होगा, ये इन्फानाइट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर ये पॉइंट पर भी 0 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, और वोल्टेज डिफरेंस ना होने के कारण कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला 0.2 डिवाइडेड बाई 33 प्लस माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 330 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0, यानी कि V आउटपुट आपका क्या आया 2 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नोडल एनालिसिस करने से आपका ये ओपन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछले भी बहुत ही बार कर लिए थे, तो आज भी कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, when V1 इक्वल टू माइनस V2 इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो आपको दो इनपुट सोर्स का वोल्टेज दिया गया है एंड आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो सर्किट है वो उसको देख लेते हैं। तो V1 जो है वो हमें क्या दिया गया है, 1 वोल्ट दिया गया है। V2 हमें क्या दिया गया है, वो माइनस V1 है, तो माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बाकी सारे चीज़ें तो सही है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें फीडबैक तो है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी पॉइंट का हमें वोल्टेज निकालना होगा, फिर वो इक्वल कर देंगे हम ए पॉइंट का, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉइंट में वी एक्स वोल्टेज होगा, तो इस पॉइंट में भी वी एक्स वोल्टेज होगा। तो चलिए पहले वी एक्स वोल्टेज को हम जान लेते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वोल्ट इसमें हम सम ऑफ करंट करते हैं, तो क्या होगा, वी एक्स माइनस वी टू डिवाइडेड बाई 20 प्लस वी एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 20 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने से हमें कितना मिलेगा, वी एक्स माइनस वी टू प्लस वी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 2 वी एक्स इक्वल टू वी टू, यानी कि वी एक्स इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई 2, और वी टू हमारा क्या था, -1 था, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा आखिर में वी एक्स क्या आया, वी एक्स हमारा आया -0.5 वोल्ट, ठीक है। तो वी एक्स हमें मिल गया। तो अब ए पॉइंट पर भी हम नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, बी पॉइंट के लिए नोडल एनालिसिस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हमें वी एक्स तो पता चल गया, अब हम करेंगे ए पॉइंट के लिए, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम वी एक्स ही तो लिए हैं, तो हम अब करंट कर देंगे, क्या होगा वो, वी एक्स माइनस वी वन डिवाइडेड बाई कितना, 100 प्लस वी एक्स माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो 100 तो दोनों के नीचे ही है, तो ये कट जाएगा। तो वी एक्स माइनस वी वन प्लस वी एक्स माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वी आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 वी एक्स माइनस वी वन, तो 2 वी एक्स मतलब 2 इंटू माइनस हाफ, और वी वन कितना था, 1, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू देगा आपको, ये देगा पहले तो ये -1 यानी कि -2, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर भी आ गया यहाँ पर, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितने इजी तरीके से आप सिंपल नोडल एनालिसिस, देखिए बीजेटी का जो क्वेश्चन था वो आप क्या कर रहे थे, उसमें केवीएल कर दे रहे थे, तो उससे सिंपल आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ जा रहा था। अब जो हमारा ओपैम का क्वेश्चन है, ओपैम में भी क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम सिंपल नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर चाहिए वो हम निकाल देंगे। तो आपको देखा ही मिल रहा है कि कितना बेसिक चीज़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, जेस्ट में था याद, शायद जेस्ट में था ये क्वेश्चन, इस साल मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जेस्ट में था, ठीक है। तो कुछ ऐसे 3 ओपैम का आप देखिए, यहाँ पर तीनों ओपैम का एक आपको सीरीज कनेक्शन दिया गया है, एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज, कीप द फाइनल आउटपुट इज 10.08। ठीक है, तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें V इनपुट दिया गया था, हमें आउटपुट निकालना था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया गया है लेकिन आपको इनपुट फाइंड करना है। तो इनपुट कहाँ पर है, ये रहा आपका इनपुट पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 आपका डायोड है और यहाँ पर V आउटपुट है जो हमारा कितना है 10.08। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक डायोड को नंबरिंग कर देते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट ओप एम्प, ये रहा हमारा सेकेंड ओप एम्प, ये रहा हमारा थर्ड ओप एम्प। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा, इस पॉइंट में जो हमें आउटपुट मिलेगा तो उसको हम V01 लेंगे। पॉइंट से हमें जो आउटपुट मिलेगा उसको हम V02 लेंगे। एंड ये तो हमारा V आउटपुट V0 ही है, तो कोई फर्क नहीं। तो अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है ये कैसा ओप एम्प है। ठीक है, तो देखिए पहला जो डायोड है उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज इनपुट हो रहा है एंड नेगेटिव टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इनपुट, नेगेटिव टर्मिनल से अगर ग्राउंड हो तो वो कैसा ओप एम्प होता है, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प होता है वो। पहला ओप एम्प तो हमें मिल गया। अब दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है और नेगेटिव टर्मिनल में V01 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। तो क्या होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हो एंड नेगेटिव टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज आ जाए तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, बताइए आपको। अब दूसरे में क्या हो रहा है, सॉरी तीसरे में भी देखिए पॉजिटिव ग्राउंड है एंड नेगेटिव से आपका V02 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा ओप एम्प हुआ, ये भी इन्वर्टिंग ओप एम्प हुआ। ठीक है, तो हमें मिल गया कि तीनों ओप एम्प कैसा कैसा है, उसका क्या क्या हमें दिया गया है। अब हमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है हर एक ओप एम्प के लिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। फॉर ओप एम्प 1 के लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज हम VI ही रहने देते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ये कैसा ओप एम्प है, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग में गेन यानी कि V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट। अब V आउटपुट तो हम V01 लिए थे, तो V01 डिवाइडेड बाई V इनपुट क्या होता है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो V01 आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R V इनपुट। तो वैल्यू लिखने से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 और VI तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें पता नहीं। तो 1/10 1 प्लस 10/5, तो ये कितना देगा आपको 10/5 मतलब 2, तो 3 VI। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला V01 इक्वल टू 3 VI। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, फॉर ओप एम्प 2, अब सेकेंड ओप एम्प के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें भी गेन, तो गेन में क्या होगा V02, क्योंकि हमने लिखे हैं कि उसमें V02 आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या है इसमें V01 इनपुट है, क्योंकि वो पहले ओप एम्प के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। तो V01 इक्वल टू क्या होता है, अब ये कैसा ओप एम्प है, इन्वर्टिंग ओप एम्प है। और इन्वर्टिंग ओप एम्प में फॉर्मूला क्या होता है -RF/R, ये होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला V02 इक्वल टू -RF/R इंटू V01। तो RF आपका कितना है, RF है 5 किलो ओम एंड R भी है 5 किलो ओम। तो -5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू V01 कितना था आपका 3 VI था। तो ये कितना देगा आपको -3 VI। तो यहाँ से आपको क्या मिला V02 आपका आया -3 V इन। ठीक है, ये सेकेंड ओप एम्प के लिए हमारा हो गया। अब बाकी है हमारा लास्ट ओप एम्प यानी कि थर्ड ओप एम्प। फॉर ओप एम्प 3, अब इसमें भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैसा ओप एम्प है,
हमने लिखा हुआ है इन्वर्टिंग है, तो उसमें भी गेन यानी कि V आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है आपका V02 ही इनपुट है, क्योंकि वो सेकेंड ओपैम्प के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा -RF/R, क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओपैम्प है। तो ये क्या देगा हमें, V आउटपुट क्या मिले हमें, -RF डिवाइडेड बाई R इंटू V02। तो वैल्यू लिख देते हैं। तो RF कितना है आपका -100, माइनस साइन तो था, और RF हमारा 100 है, और R कितना है 5 है, इंटू V02 हमें क्या मिला था -3 VI। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 100/5 यानी कि 20 इंटू 3 VI यानी कि 60 VI। ठीक है, तो एंड तक हमें क्या रिलेशन मिला कि हमारा V आउटपुट जो है वो इक्वल है 60 V इनपुट का। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है जब हमारा आउटपुट वोल्टेज 10.08 वोल्ट दिया है। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, V इनपुट हमारा है V आउटपुट डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो हमें V इनपुट क्या मिला, V आउटपुट हमारा दिया गया था 10.08 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 0.168। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि आपका इनपुट वोल्ट। ठीक है, तो V इनपुट आपका आया 0.168 वोल्ट। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीके से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 ओपैम्प था, वो तीनों का कैलकुलेशन कितना टफ होगा। तो देखने में ये टफ भले ही लगता है, लेकिन आपका जब आप एक एक ओपैम्प को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। एंड यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब देकर समझा कर बताए हैं, इसीलिए हमें इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप सिंपल 2-4 कैलकुलेशन करने से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। एंड ये बहुत ही टाइम सेविंग क्वेश्चन है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही टाइम सेविंग होता है एंड नंबर भी देने वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आज का ओपैम्प का क्वेश्चन का सेशन यहीं तक। अब हम बढ़ते हैं आज का जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके तरफ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ओपैम्प का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो है हमारा फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम इसमें कुछ चीज़ों के अंदर फिल्टरिंग करने वाले हैं। लेकिन क्या फिल्टर करने वाले हैं, तो बेसिकली फिल्टर जो यूज होता है वो, मतलब मान लीजिए एक आपको वेव फंक्शन दिया गया है जिसमें कुछ वेव है हाई फ्रीक्वेंसी वाला एंड कुछ वेव है आपका लो फ्रीक्वेंसी के। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्टर यूज करते हैं हमारा रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी के वेव को पाने के लिए। बेसिकली मान लीजिए आपको एक वेव दिया गया है जिसमें आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ आपको हाई फ्रीक्वेंसी का वेव भी चाहिए, तो तब आप एक फ़िल्टर यूज करेंगे जो लो फ्रीक्वेंसी जो आपका वेव है उसको वो फिल्टर कर दें। तो ऐसे ही इस्तेमाल के लिए हम बहुत सारे फिल्टर्स को यूज करते हैं। तो कौन कौन से टाइप का फिल्टर होता है पहले वो लिख लेते हैं। पहला जो हमारा होता है लो पास फिल्टर। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LPF। ठीक है, सेकेंड हमारा है हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं HPF। ठीक है, एंड थर्ड वन जो है वो है बैंड पास फिल्टर। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BPF। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का हमारा फिल्टर्स होता है एंड इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कुछ कि ये किस काम में यूज होता है। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, इट्स अलाउ लो फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फिल्टर के अंदर से सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी का वेव भी निकल सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव ये ड्रेन कर देता है। अब हाई पास फिल्टर ये भी सेम, अलाउ
हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड ये जो बैंड पास फिल्टर होता है ये क्या करता है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, लो पास फिल्टर हम सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए यूज करेंगे, हाई पास फिल्टर हम यूज करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड बैंड पास फिल्टर मतलब मान लीजिए कोई एक रेंज का आपको फ्रीक्वेंसी का वेव चाहिए तो तब आप यूज करेंगे बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों टाइप का फिल्टर होता है एंड हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा पोर्शन है लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या होता है एंड इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड। तो बेसिकली लो पास फिल्टर होता क्या है के बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि आ लो पास फिल्टर दैट passes signals with a frequency lower than a selected cutoff frequency and attenuates signals and attenuates signal with frequency higher than the cut off frequency, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से ही कुछ समझ में आया कि ये लो पास फिल्टर बेसिकली क्या करता है कि मान लीजिए आपके पास एक वेव फंक्शन है, उसका रेंज है 10 हर्ट्ज टू आप मान लीजिए 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी का आपका पास एक वेव है। अब आप इसमें एक लो पास फिल्टर अप्लाई कर दिए, ठीक है, और उसका कट ऑफ रेंज कितना है, मान लीजिए 50 हर्ट्ज। तो ये जो आपका लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है ये क्या करेगा, ये जो वेव आपको प्रोड्यूस करेगा उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 टू 49 हर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब ये आप जो रेंज सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे या उससे जो लो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ही ये पास करेगा, एंड बाकी जो उससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होगा उसको वो फिल्टर कर देगा। तो बेसिकली यही है हमारा लो पास फिल्टर का काम, एंड इसी कारण हम लो पास फिल्टर को यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन। अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली एक जो फिल्टर होता है उसको हम दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका पैसिव लो पास फिल्टर एंड दूसरा होता है एक्टिव लो पास फिल्टर। ऐसे ही हाई पास बैंड पास में भी एक पैसिव होता है एंड एक एक्टिव होता है। तो बेसिकली पैसिव में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर से एक सर्किट बनाते हैं, एंड एक्टिव में क्या होता है, आप एक ओप एम्प के इस्तेमाल से आपका जो लो पास फिल्टर होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले हम जो हमारा पैसिव लो पास फिल्टर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली देखिए आपको जो ये राइट साइड में सर्किट दिखाया गया है ये है एक पैसिव लो पास फिल्टर, जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, एंड एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है इसमें, जिसमें आप एक एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी का बाद आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किस में होता है, एक एसी काइंड सोर्स में ही फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसी कारण हम एक एसी सोर्स में अप्लाई करेंगे एंड ये हमें काट ऑफ से नीचे वाला फ्रीक्वेंसी वी आउट में आपको दे देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिल्कुल सिंपल एक सर्किट डिजाइन, जिसमें बताने चीज कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सर्किट हो गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ चीजें हम फॉर्मूले को जान लेंगे, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम
यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर को अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर आपको पता ही है कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आप जब बेसिक कर रहे थे तब आपको पता है जब हम Vx निकालते थे वोल्टेज डिवाइडर में, तो अब हम क्या करते थे, V इनपुट टू Rx डिवाइडेड बाय जेड, मतलब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस, मतलब जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होगा उसका रेजिस्टेंस, एंड डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, यही करते थे हम वोल्टेज डिवाइडर में, तो इसमें भी हम सही वही करेंगे। तो इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है, V इनपुट होता है, लेकिन अब हम करेंगे एस डोमेन में। एस डोमेन में क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है एंड हम V आउटपुट जो निकालने रहे हैं वो हम कैपेसिटर के रेस्पेक्ट पे ही निकाल रहे हैं, तो हम एस डोमेन में करेंगे। तो एक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, XC डिवाइडेड बाई अब टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टर प्लस XC। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब XC को हम एस डोमेन में कैसे लिखते हैं, तो VI इन एस डोमेन इनटू XC इक्वल टू होता है आपका CS, जहाँ पर C होता है आपका कैपेसिटेंस एंड S होता है आपका डोमेन, तो नीचे भी R प्लस 1/CS हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको आखिर में क्या मिल रहा है, तो ये जो Vx है, ये Vx एक्चुअली क्या है, आप देखिए यहाँ पर जो Vx मतलब क्या है, कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, और वही हमने, आप देखिए सर्किट में हमने वही उसी को लिखा है V आउट। तो V आउट इक्वल टू हमें क्या मिला, V इनपुट इन एस डोमेन इंटू 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस 1/CS। ठीक है, यह हमें मिल गया। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस 1/CS। तो इसको कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई RCS प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो आखिर में हमें क्या मिला, अच्छे से लिख लेते हैं, V आउटपुट इन एस डोमेन डिवाइडेड बाई V इनपुट इन एस डोमेन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई RCS प्लस 1। ठीक है, ये हमें, तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ये जो ट्रांसफर फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है जैम एंड बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे एंड मार्क करके भी रखेंगे। तो ये ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं इन एस डोमेन इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और इसको और किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एस हमारा आपको पता ही है, एस को हम जे ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस JRC ओमेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा पैसिव लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गया कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं एंड ट्रांसफर फंक्शन आपका लो पास फिल्टर के लिए क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया है, ट्रांसफर फंक्शन क्या आया है, T इक्वल टू हमारा एस डोमेन में था, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस JRC ओमेगा, ये हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो हम अब सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, मॉड ऑफ T से। तो मॉड ऑफ T हमारा क्या देगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस R स्क्वायर C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमें दे देगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो ये हो गया आपका
ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ट्रांसफर फंक्शन का। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा के डिफरेंस वैल्यू के लिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है वो हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओमेगा अगर हमारा 0 हो जाए तो मॉड टी क्या हो जाएगा, तो ये नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/√1 यानी कि 1 मिलेगा हमें। अब एट ओमेगा इक्वल टू 1/RC अगर हो जाए तो तब क्या मिलेगा, अगर तो क्या हो जाएगा मॉड टी इक्वल टू 1/√1 प्लस R² C² डिवाइडेड बाई R² C² यानी कि 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, एट ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है। तो इन्फानाइट होने के कारण मॉड टी क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड इन्फानाइट हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड इन्फानाइट के मतलब मतलब क्या होता है जी, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशन में आपको क्या क्या वैल्यू मिला, एक 1 मिला, एक 1/√2 मिला एंड एक 0 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नोट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। तो ये कैसा फिल्टर हुआ, लो पाथ फिल्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉटिंग देखने को मिल रहा है आपके राइट साइड में। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग क्या है सर, इसको भी समझा दीजिए। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये है आपका, इसका वैल्यू है 1, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, मॉड टी। अब देखिए जब हमारा ओमेगा एट 0, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा 0 है, तो तब हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, हमें 1 दे रहा है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट में हमें क्या दे रहा है, ये पॉइंट है हमारा 1/√2 पॉइंट, एंड यहाँ पर जो पॉइंट पे ये कट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा एच से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब हमारा ओमेगा इन्फानाइट तक जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो एंड कर दिया गया है, ये दरअसल एंड नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल जाकर यहाँ पर इन्फानाइट टाइम लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने में ये 0 मतलब एक्स लाइन को काट कर रहा है, लेकिन ये काट नहीं कर रहा है, ये इन्फानाइट टाइम लॉन्ग जा रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, आपका जो यहाँ पर देखिए 0 मिलना था वही हमें लगभग मिल रहा है, किसमें, जब ओमेगा हमारा इन्फानाइट तब लॉन्ग हो रहा है, तब हमें जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू लगभग 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर हमारा ग्राफ पॉइंट, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो हमारा आपको बताया कि ये 1/√2 जो पॉइंट है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस में ओमेगा एच पॉइंट पे कट कर रहा है, एंड यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें 1/√2 पॉइंट में कट कर रहा है, उसमें देखिए यहाँ पर 3 dB लिखा हुआ है। तो ये 3 dB का मतलब क्या है सर, ये 3 dB का मतलब यही है कि ये जो हमें ओमेगा एच मिलता है इसको हम कहते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट, 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा फिल्टरिंग एंड कट ऑफ रेंज मिलता है, मतलब हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में यहाँ तक ही सबसे ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका फ्रीक्वेंसी
घटता जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम कहते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट। अब आपको तीनों मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा एच मतलब जो हमने बताया आपका 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर व्हिच in place of gain lose source. In other words, output tends to stop। मतलब क्या हुआ, ये जो ओमेगा एच जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो ये ओमेगा एच पॉइंट ही है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन लो पास फिल्टर। के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो लगभग टेंस टू स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एच या फिर 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें अब तक क्या क्या पता चल गया, पहले तो हमें हमारा ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, एंड मैग्नीट्यूड में हमने क्या क्या कर लिया, हमने तीनों कंडीशन में एक ओमेगा इक्वल टू 0, एक ओमेगा इक्वल टू 1/RC एंड एक ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट पॉइंट के लिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन में क्या क्या चेंज हो रहा है वो हमने जान लिए, एंड उसके बाद हमने 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट भी देख लिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में हम जानने वाले हैं फेज रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अब ये फेज रेस्पॉन्स क्या होता है, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला, टी इन जे ओमेगा इक्वल टू हमें क्या मिला 1/j⍵RC मिला। ठीक है, अब आपको पता ही है मैथमेटिकल फिजिक्स से कि आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 आपको क्या देता है, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 देता है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, और आर्गुमेंट Z1 क्या होता है, फेज Z1 माइनस फेज Z2 होता है। ठीक है, और आर्गुमेंट Z1 हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अब। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका हम आर्गुमेंट ले लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ टी फंक्शन ऑफ जे ओमेगा। तो ये हमें क्या देगा, पर 1 है तो आर्गुमेंट ऑफ 0 हमें 1 क्या देता है, हमें 0 देगा, माइनस tan इनवर्स आर ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, माइनस tan इनवर्स आर ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ट्रांसफर फंक्शन का आर्गुमेंट मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पिछले कंडीशन के तरह ही अब हम डिफरेंस ओमेगा के वैल्यू के लिए डिफरेंस आर्गुमेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिलेगा, तो ओमेगा अगर 0 हो जाए तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि माइनस tan इनवर्स 0 डिग्री। ठीक है, तो आर्गुमेंट t एट ओमेगा इक्वल टू 0 में हमें 0 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट एट ओमेगा इक्वल टू 1/RC कंडीशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में आर्गुमेंट ऑफ t हमें क्या देगा, ये हमें देगा माइनस tan इनवर्स RC डिवाइडेड बाई RC, यानी कि माइनस 45 डिग्री देगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन जो है हमारा एट ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट टेंस टू इन्फानाइट, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, क्योंकि हमारा tan 90 डिग्री इन्फानाइट होता है। तो यहाँ से हमें तीनों वैल्यू मिल गया, एक 0 डिग्री, एक माइनस 45 डिग्री एंड एक माइनस 90 डिग्री। किस किस कंडीशन में, वही सेम एट ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 1/RC एंड ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट। ठीक है,
तो देखिए अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो पिछले कंडीशन में हमने क्या कर रहे थे, ये तीनों वैल्यू को भी हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे थे। कहाँ गया वो, वेट अ सेकेंड। तो इसमें देखिए इसमें भी हम 3 dB फ्रीक्वेंसी लेने के लिए ग्राफ में प्लॉट किए थे किस किस पॉइंट में, एट ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 1/RC एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिट। तो इस कंडीशन में भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अब देखिए हमारा ग्राफ ये रहा, फेज का ग्राफ। तो इसमें क्या हो रहा है, एट 0 में हमारा पहले क्या था, 1 था पिछले कंडीशन में। तो देखिए इस पॉइंट का फेज क्या है, 0 डिग्री फेज हो रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज मिल रहा है जिसका वैल्यू कितना था, 1/√2। तो उसका फेज कितना हुआ, -45 डिग्री। अब देखिए लास्ट कंडीशन में ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें 0 मिल रहा है और 0 किस कंडीशन में, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिट। तो उस कंडीशन में देखिए आपका फेज 90 डिग्री हो रहा है। तो ये आपका क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड इस कंडीशन में आपको क्या दे रहा है, फेज, ठीक है। तो यहाँ से आपका फेज रेस्पॉन्स का भी ग्राफ आपको पता चल गया कि ओमेगा के किस वैल्यू के लिए हमारा कैसा वैल्यू आता है, एंड इस ग्राफ प्लॉटिंग में उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो फेज रेस्पॉन्स हो गया हमारा। अब हम जानने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इसमें भी हम वही ट्रांसफर फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या था, जे ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा RC, ठीक है, यही था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखें कि 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा H, ठीक है। तो ये ओमेगा H क्या है सर, तो ओमेगा H हमारा है 1/RC, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपने देखा है, जिसको हम कहते हैं हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, जो हमने पिछले नोट में ही लिखे थे। तो हमारा ओमेगा H को हम 1/RC को हम ओमेगा H से कन्वर्ट कर दें। तो अब क्या करने वाले हम, जो हमारा फंक्शन जे ओमेगा में था उसको हम जे एफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो तब हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे, अब ओमेगा की जगह 2πf/RC, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा हमें क्या देता है, 2πf ही होता है, आपको पता ही है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे एफ डिवाइडेड बाई FH, ठीक है, जहाँ पर आपका FH क्या है, FH आपका है 1/2πRC। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पूरा पोर्शन में अभी तक अपने जो भी चीज़ें लिखे हैं उनमें ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ही फाइंड करने के लिए हमने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर देखिए आपको हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक लो पास फिल्टर का सर्किट दिया जाता है जिसमें आपका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ आता है, ठीक है। तो आपको पूछ लेता है कि फाइंड हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, तब आपको क्या करना होता है, सिंपली ये फॉर्मूला 1/2πRC, RC के जगह आपको वैल्यू पुट करना होता है, एंड सिंपल तरीकों से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है FH इक्वल टू 1/2πRC, इसको थोड़ा सा मार्क करके लिखने, ठीक है। तो आप सर इसका ग्राफ प्लॉटिंग भी थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखिए इसका जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए आपका जो ये पॉइंट है 0 डेसिबल का, तो इसमें आपका 1 वैल्यू मिल रहा था, एंड यहाँ पर देखिए 0 डिग्री आपको मिल रहा था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको पता है हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी मिलता है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट में आपने देखिए -3 dB, यानी कि कितना डिग्री होता है, ये -45 डिग्री होता है। अब इस पॉइंट पे देखिए आपका ये इन्फिनिट टाइम लॉन्ग होता है, क्यों, यहाँ पर आपका ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिट होता है।
तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको -90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और ये आगे आउटपुट में आपको मिल जाएगा। तो ये जो रेंज है इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, क्योंकि इस कंडीशन में आपको जो लो पास फिल्टर में जो रेंज का फ्रीक्वेंसी मिलता है वो इसी रेंज में होता है, ठीक है। ये जो पास बैंड है इसी रेंज में आपको मिलता है। पास बैंड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतने फ्रीक्वेंसी को हमारा लो पास फिल्टर पास कर देगा। स्टॉप बैंड मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा लो पास फिल्टर उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, यही ग्राफ है। एंड और एक जो नोट करने वाला चीज़ है वो भी हम लिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हम dB कह रहे हैं, ये क्या आपको पता है हम साउंड में क्या यूज करते थे, डेसिबल, ठीक है। तो ये जो dB है ये भी आपका वही चीज़ है, डेसिबल, ठीक है। ये सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब 10⁻⁻1 एंड वेल है हमारा साइंटिस्ट का नेम, ठीक है, जो ये डेसिबल नेम क्रिएट किया था उसका नेम। तो dB का मतलब होता है हमारा डेसिबल, ठीक है। ये किस काम यूज होता है, क्वांटिटीइंग फॉर ओरिजिनली पावर, ठीक है। तो ओरिजिनल पावर के लिए हम डेसिबल यूज करते हैं। जैसे PdB का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है 10 log 10 P। PdB क्या होता है, आपका ये पोर्शन हो गया था जब हम बेसिक कर रहे थे, तो 20 log 10V। और IdB क्या होता है आपका 20 log 10I। तो ये तीनों फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो बेसिकली dB का यही इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ पर भी जो हमने 3 dB फ्रीक्वेंसी के बात किया है वो भी वही सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ फेज रेस्पॉन्स का बातें एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के बातें, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फिल्टर, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो पिछले हम ग्राफ में बता रहे थे ये वही चीज़ है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। कि मान लीजिए आपका एक रेंज है, एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10 हर्ट्ज टू 100,000 हर्ट्ज, ठीक है। और आपका लो पास फिल्टर क्या करता है 50 हर्ट्ज का काट ऑफ है उसमें। तो क्या होगा, ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज में कितना होगा 10 to 49 और इस पॉइंट में 50 एंड इसके बाद आपका होगा 51 to 1000, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हमारा, देखिए गेन ऑफ फिल्टर मतलब V आउटपुट डिवाइडेड बाई फी इनपुट, यही तो हमारा गेन होता है जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन कह रहे थे। तो यही हमें ट्रांसफर फंक्शन दे रहा है। तो ये क्या होता है इक्वल टू हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए पास बैंड का मतलब क्या है, ये जो रेंज था ये कितना क्या रेंज था 10 to 49 हर्ट्ज, मतलब हमारा काट ऑफ से ये कम है। तो ये जो रीजन का हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको हमारा लो पास फिल्टर पास कर देगा, ठीक है। तो इसी कारण हम इसको कह रहे हैं पास बैंड, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे आपका FH है एक पॉइंट। FH का मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें एक लो पास फिल्टर में जो मिलेगा उसको ही हम FH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कितना है, वो है हमारा 50 हर्ट्ज। अब इसके बाद देखिए बाकी कितना है 51 to 1000 है जो हमारा स्टॉप बैंड में आ रहा है। तो स्टॉप बैंड में क्या है, स्टॉप बैंड में ये फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल नहीं देगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा लो पास फिल्टर इसको फिल्टर कर देगा, हमें सिंपली 10 to 49 या फिर 10 to 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। तो ये किस कंडीशन में है, ये है हमारा आइडियल कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए हम प्रैक्टिकल कंडीशन भी देखेंगे। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, उसमें गेन फॉर फिल्टर है, पास बैंड है, स्टॉप बैंड है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपका 10 to 49 था, ठीक है, इस पॉइंट में क्या था 50 हर्ट्ज था। एंड ये बाकी जो हमारा रेंज था ये क्या था 51 to 1000 हर्ट्ज था, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल हमारा जो आपका आइडियल कंडीशन है उसमें देखिए एक शार्प काट ऑफ है, मतलब बिल्कुल वो 50 पर ही काट ऑफ कर दे रहा है, उसके ज़्यादा हमें कुछ भी
फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमें 50 के बाद भी कुछ रेंज तक, ठीक है, कुछ रेंज तक हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाता है कि मान लीजिए 15.89, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें फ्रीक्वेंसी एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर में मिल जाता है, जिसमें जो कट ऑफ फील्ड आपका फ्रीक्वेंसी है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिल जाता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन आइडियल कंडीशन हम जानेंगे, तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, पहले तो होता है फ्लैट पास बैंड, ठीक है। तो फ्लैट पास बैंड का मतलब क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पर देखिए आपको एक फ्लैट लाइन मिल रहा है कि 10 to 49 हर्ट्ज तक हमें 1 तक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई ये जो है यहाँ पर देखिए एक 1 वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब तक हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी है तब तक हमें एक फ्लैट पास बैंड मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट पर देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा शार्प कट ऑफ, ठीक है। तो शार्प कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, तो देखिए 50 हर्ट्ज कहाँ पर था, ये पॉइंट पे 50 हर्ट्ज हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज के बाद देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। आइडियल कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल शार्प, उसके बाद हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता, आपको थोड़ा सा कार्व मिलेगा, के दौरान आपको 50 से थोड़ा सा ज़्यादा कम वैल्यू आपको लो पास फिल्टर में मिल जाएगा। तो पैसिव लो पास फिल्टर में जितना पोर्शन आपको करना है वो अभी तक हो गया। एंड आपको अगर करना है कुछ इसमें, तो ट्रांसफर फंक्शन देख लेना, एंड जो आपका आर्गुमेंट फेज रिस्पॉन्स का वैल्यू है उसको देख लेना, एंड आखिर में ये जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला है जो A = 1/2RC होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो पैसिव लो पास फिल्टर में यहीं तक था। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव लो पास फिल्टर के तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव लो पास फिल्टर या फिर ओपन प्रैक्टिकल एंट्री, ठीक है। तो आपको जब पैसिव पढ़वा रहे थे तो उसमें आपको क्या बताया था कि पैसिव में जो होता है उसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का यूज होता है, एंड उससे हम एक एक लो पास फिल्टर को बना लेते हैं। लेकिन एक्टिव लो पास फिल्टर में हम क्या करते हैं, इसमें एक ओपैम्प यूज होता है, एंड देखिए इसके नाम पे भी है ओपैम्प प्रैक्टिकल इंट्रीगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप राइट साइड में सर्किट देख रहे हैं ये होता है हमारा एक्टिव लो पास फिल्टर का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें आपका नेगेटिव टर्मिनल में V इनपुट वोल्टेज अप्लाई होता है, एंड R1 सर्किट होता है इसमें, एंड R2 आपका फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन में एक कैपेसिटर होता है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल आपका ग्राउंड होता है, ये रहा आपका ओपैम्प, एंड यहाँ से आपको एक लो पास फिल्टर का आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली यही है हमारा लो पास फिल्टर का कॉन्फ़िगरेशन या सर्किट का प्रोसेस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो है हमारा ओपैम्प। अब इसमें फीडबैक तो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फीडबैक तो जरूर होगा। अब ये जो पॉइंट है इसको पता है आप सभी को कि इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं। अब फीडबैक जब है तो VGC भी अप्लाई होगा, तो VGC मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो इस पॉइंट में कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस पॉइंट पर भी कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। तो A पॉइंट पे हमें मिल गया हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए, ठीक है। अब हम पॉइंट ए के ऊपर नोडल एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि ओपैम्प है तो, और ओपैम्प होने का मतलब हमें नोडल एनालिसिस ही करना होता है। तो क्या होगा, VA मतलब वोल्टेज एट पॉइंट ए माइनस V इनपुट, अब ये इस डोमेन में होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, प्लस VA माइनस V आउटपुट इन एस डोमेन, रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R2 रेजिस्टेंस है। अब और एक कैपेसिटर है, तो इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो VA माइनस V आउटपुट इन एस डोमेन, और इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, XC लेते हैं हम, तो XC = 0। तो अब हमारा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस V इनपुट इन एस डोमेन डिवाइडेड बाई R1 प्लस
0 माइनस वी आउटपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई R2 प्लस 0 माइनस वी आउटपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई एक्स। सी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/CS इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी आउटपुट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो वी आउटपुट इन एच डोमेन ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा, एक तो आपको देगा 1/R2 देगा और एक देगा प्लस 1/CS या फिर आप कह सकते थे CS। ठीक है, और इस साइड माइनस वी इनपुट एच डोमेन डिवाइडेड बाई R1। तो बेसिकली इस साइड का जो माइनस था उसको हम राइट साइड में ले आए। ठीक है, तो अगर हम इसका अंदर का ये पार्ट का कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, वी आउटपुट इन एच डोमेन और ये हो जाएगा 1 प्लस R2 CS डिवाइडेड बाई R2 और ये हो जाएगा आपका माइनस वी इनपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। जब पैसिव लो पास फिल्टर कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे और ट्रांसफर फंक्शन हमारा कैसे आता है, वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट करने से। तो चलिए वो ही कर लेते हैं। तो वी आउटपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई वी इनपुट इन एच डोमेन, ये करने से हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो उस साइड क्या आ जाएगा, माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 CS। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता ही है ये क्या होता है, हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो हम पैसिव लो पास फिल्टर में भी करके आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब एक्टिव लो पास फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक्टिव लो पास फिल्टर में क्या हो रहा है, इन ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, माइनस R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 CS। ठीक है, अब माइनस R2 बाई R1 आपको पता है हमारा जो इन्वर्टिंग ओपैम्प होता था उसमें क्या निकल के आया था, वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट इक्वल टू माइनस RF बाई R। ठीक है, ये क्या होता था हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प के लिए गेन होता था और ये भी कैसा ओपैम्प है, ये भी इन्वर्टिंग ओपैम्प है और RF की जगह हम R2 लिखे हैं। तो ऊपर वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं नेगेटिव गेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 CS। ठीक है, तो एक्टिव लो पास फिल्टर में हमें क्या मिल रहा है, हमें गेन भी मिल रहा है प्लस फिल्टर भी हमें उसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो पैसिव लो पास फिल्टर में क्या होता था, उसमें सिर्फ हमें फिल्टर मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा फिल्टर के साथ साथ गेन भी हो रहा है। कि मान लीजिए पैसिव आप एक हेडफोन यूज करते हो, जो पहला हेडफोन था उसमें आपका वॉइस ही सिर्फ सुनाई देता, बाकी कोई भी वॉइस मतलब बैकग्राउंड कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देता। तो एक्टिव लो पास फिल्टर क्या है, एक्टिव लो पास फिल्टर है आपका और एक हेडफोन जिसमें बैकग्राउंड का कोई साउंड तो सुनाई नहीं देता, उसके साथ साथ आपका वॉइस जो है वो बहुत अच्छे से एंड ऊंची वॉल्यूम में सुनाई देता है। ठीक है, तो यही है एक्टिव लो पास फिल्टर एंड पैसिव लो पास फिल्टर में, कि पैसिव लो पास फिल्टर में सिर्फ हमारा फिल्टर होता है, लेकिन एक्टिव लो पास फिल्टर में हमारे फिल्टर के साथ साथ हमें गेन भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एक्टिव लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है ये आप खुद से कर सकते हैं या ध्यान भी रख सकते हैं। ज़्यादातर आपको ट्रांसफर फंक्शन से क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान में नहीं रखना भी होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम टाइम कांस्टेंट की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आया है, TS इक्वल टू माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 CS, ये आया था हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट कोई नया चीज़ नहीं है, हमें पता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट ऑफ डोमिनेटर। ठीक है, ये चीज़ आपने कर रहे हैं,
ये हमारा पिछला जब बेसिक कर रहे थे तो उसमें हम कर लिए थे इस पोर्शन। तो डिनोमिनेटर, ये क्या लिख दिया मैंने, तो ये चीज हमेशा मेरा कंफ्यूजन होता है। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर का टर्म क्या है हमारा 1 प्लस R2 CS, ठीक है। तो यहाँ से हमें एस का वैल्यू क्या मिल रहा है, क्या रूट मिल रहा है, -1/R2C। और हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट। तो रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट ही होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, जो हमारा हो जाएगा R2C। ये रहा हमारा एक्टिव लो पास फिल्टर का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट भी हमारा आ गया एक्टिव लो पास फिल्टर का। ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, एंड उसके बाद हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन जो है, ट्रांसफर फंक्शन, तो उसका मॉड हमें क्या देगा, मॉड टी इन एस डोमेन इक्वल टू हमें क्या देगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 1 प्लस R2CS, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मार्क करके रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट से। अब हम जानेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या आया था, वही चीज़, ट्रांसफर फंक्शन ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डोमेन में क्या आया था हमारा R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2CS। अब R2 डिवाइडेड बाई R1 हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि A से हम गेन लिखते थे, आपको पता ही है AOL एंड ACL मतलब गेन इन ओपन लूप, गेन इन क्लोज लूप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस R2CS, ठीक है। अब अगर हम एस को J ओमेगा में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, A0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस J ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा एच। ओमेगा एच हमारा क्या होता था, हाइस्ट 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, A0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस JF डिवाइडेड बाई FH, वही पैसिव वाला ही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपका जो 3 dB हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जो 2πRC, ये फॉर्मूला एक्टिव एंड पैसिव दोनों में ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब आज का लास्ट जो टॉपिक है के बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा जो LPF का भी एंडिंग पॉइंट एंड आज का क्लास का भी एंडिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका हायर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी जब यूज होगा, वेट अ सेकेंड, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ओमेगा टेंड्स टू इन्फानाइट, और एक सी हमारा क्या होता है 1/ωc। तो एक सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। तो 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा का सारा करंट किस में फ्लो हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट से V आउटपुट पर हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, ऑल करंट पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाए, लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो तब क्या होता है, ओमेगा हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, 0 का इक्वल हो जाएगा। तो एक सी हमारा क्या आएगा 1/ωc, यानी कि 1/0, यानी कि हमें इन्फानाइट मिलेगा। तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा।
और ओपन सर्किट के मतलब सारा करंट किसके बीच से पास होगा, R2 के बीच से ऑल करंट पास होगा। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था, इसलिए R2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, R2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण सारा का सारा करंट किस में फ्लो हो रहा है, R2 से फ्लो हो रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट हमारा क्या आएगा, -R2 बाई R1। अगर सारा करंट R2 से आ जाए तो ये कैसे सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर इनटू इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्वर्टिंग ओप एम्प में क्या होता है, ये कैपेसिटर नहीं होता। अब जब लोअर फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है तो तब क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब कैपेसिटर है ही नहीं, तो सारा करंट R2 से फ्लो हो रहा है। और R2 से फ्लो होने का मतलब हमारा जो ओप एम्प है वो बिल्कुल एक इन्वर्टिंग ओप एम्प के तरह ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो गया। अगर ओमेगा हमारा हायर हो या फिर ओमेगा हमारा लोअर हो तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो लो पास फिल्टर में जितना पोर्शन था वो यही तक था। अगर आप ये पोर्शन कर ले तो आपका सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना डिटेल्स भी आपको नहीं जानना था, ज़रूरत नहीं होता था, फिर भी हमने आपको बता दिया क्योंकि ये सिलेबस में है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे और पिछले क्लास में जब हम फिल्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो फिल्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम आपको करवाते जाएंगे, तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट क्लास में जो है कल 6 बजे। और तब तक आपका असाइनमेंट्स भी प्रैक्टिस करते जाइए, और हम आपका असाइनमेंट बना भी रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपको असाइनमेंट्स एंड QIQ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।